नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। दिन भर की बड़ी खबरों पर होगा हमारा फोकस। पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा उलटफेर हो गया है। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस की 24 घंटे में राजनीतिक हैसियत बदल गई है। दीदी देखती रह गई और खेला हो गया। स्पीकर ने बागी गुट के नेता ऋतव्रत बनर्जी को आधिकारिक तौर पर बंगाल विधानसभा में विपक्ष का नेता मान लिया है। स्पीकर की मंजूरी के साथ अब ममता बनर्जी की टीएमसी बनाम बागी खेमे का खेल शुरू हो गया है पश्चिम बंगाल में। हालांकि ऋतव्रत बनर्जी ने कहा है कि ममता बनर्जी मुख्य सलाहकार की तरह हमारी पार्टी का नेतृत्व करती रहें। ये कहते हुए क्या ऋतव्रत बनर्जी ने बता दिया है कि अब ये टीएमसी ममता बनर्जी की नहीं रही? क्या ममता बनर्जी पहले सरकार से गई और अब पार्टी से भी? क्या अब ममता बनर्जी को चुनना होगा पार्टी या भतीजा? टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा कि जिसे पार्टी से निकाला गया वह नेता प्रतिपक्ष कैसे? तो इन तमाम सवालों पर होगी विस्तार से चर्चा। इसी के साथ खबरों में आगे देखेंगे कैबिनेट के बड़े फैसले। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट ने 6 बड़े फैसलों को मंजूरी मिली है। 10,000 करोड़ रुपए के एटीएफ प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड सहित दिल्ली एनसीआर में पुराने ट्रक और बसों को बदलने के लिए 9,000 करोड़ रुपए की ग्रीन योजना समेत कई योजनाओं को मंजूरी मिली है, बताएंगे आपको। इसी के साथ दिल्ली में दर्दनाक हादसा हुआ आज। मालवीय नगर के फ्लरिश स्टे होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में कई विदेशी नागरिक हैं जो बांग्लादेश और अफ्रीकी देशों के हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने घटना में विदेशी नागरिकों की मौत पर दुख जताया। विदेश मंत्रालय विदेशी नागरिकों के लिए दूतावासों के लगातार संपर्क में है। तो इन तमाम खबरों को विस्तार से देखेंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे 8 बजे की हेडलाइंस के साथ। ममता बनर्जी को बड़ा झटका, पार्टी के 58 विधायकों ने बनाया अलग गुट। ऋतव्रत बनर्जी को चुना विधायक दल का नेता, स्पीकर ने घोषित किया नेता विपक्ष। अभिषेक बनर्जी की बढ़ी मुश्किलें, घर पहुंची ईडी की टीम। पश्चिम बंगाल में प्राइमरी टीचर भर्ती घोटाले के मामले में 15 जून को पेश होने के लिए दिया समय। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट के 6 बड़े फैसलों को मिली मंजूरी। 10,000 करोड़ रुपए के एटीएफ प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड और दिल्ली एनसीआर में पुराने ट्रक और बसों को बदलने के लिए 9,000 करोड़ रुपए की ग्रीन योजना समेत कई योजनाओं को मंजूरी। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड में 21 लोगों की गई जान। राष्ट्रपति और पीएम ने जताया दुख। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 अनुग्रह राशि की घोषणा। हादसे की जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी का गठन। डीके शिवकुमार ने ली कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ। पीएम मोदी ने दी बधाई, केंद्र के सहयोग का दिया भरोसा। डॉक्टर जी परमेश्वर बने उप मुख्यमंत्री। यतीन्द्र सिद्धारमैया समेत कांग्रेस के 12 नेता बनाए गए मंत्री। और मोदी सरकार के 12 साल पर डीडी न्यूज के पॉडकास्ट में बोले विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह। कहा, बायो E3 पॉलिसी के तहत भारत का पहला एंटीबायोटिक तैयार। एआई को बताया हर क्षेत्र की जरूरत। और पश्चिम बंगाल में टीएमसी के बागी खेमे ने खेला कर दिया है। स्पीकर रविंद्रनाथ बसु ने ऋतव्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले विधायकों के समूह को मान्यता दे दी है। ऋतव्रत बनर्जी को विधानसभा में विपक्ष का नेता बना दिया गया है, विपक्ष का नेता चुन लिया गया है। स्पीकर की मंजूरी के साथ अब ममता बनर्जी की टीएमसी बनाम बागी खेमे का खेल शुरू हो गया है। हालांकि ऋतव्रत बनर्जी ने कहा है कि ममता बनर्जी मुख्य सलाहकार की तरह उनकी पार्टी का नेतृत्व करती रहें। ये कहते हुए ऋतव्रत बनर्जी ने बता दिया है कि अब टीएमसी ममता बनर्जी की नहीं रही है। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा है कि ममता बनर्जी पहले सरकार से गई और अब क्या पार्टी से भी? जिस पार्टी ने कभी बंगाल की राजनीति को अपनी मुट्ठी में कैद कर रखा था, आज उसी पार्टी में बगावत की आग धधक रही है। जिस ममता बनर्जी के एक इशारे पर पूरा संगठन खड़ा हो जाता था, आज उन्हीं की पार्टी के विधायक
उनके नेतृत्व को चुनौती दे रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस में ऐसा सियासी तूफान उठा है जिसने ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी दोनों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। खेला होबे का नारा देकर बंगाल की राजनीति में धाक जमाने वाली ममता बनर्जी के लिए अब सबसे बड़ा खेल उनकी अपनी पार्टी के अंदर शुरू हो गया है। 58 विधायकों का स्पीकर के पास पहुंचना, स्पीकर को ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने का समर्थन पत्र सौंपना, संकेत साफ है कि टीएमसी में दो फाड़ तय है। The speaker has accepted that. So the point is that 2/3 of the members, 80 members were elected by in Trinamool Congress symbol. 2/3 of them, more than 2/3 of them, has given our claim and the claim has been accepted. दरअसल टीएमसी में टूट की पटकथा विधानसभा चुनाव में हार के बाद ही लिखी जाने लगी थी। हार के बाद लगातार नेताओं और कार्यकर्ताओं का पार्टी छोड़ना शुरू हुआ, लेकिन हालिया फर्जी हस्ताक्षर कांड ने आग में घी डालने का काम किया। ममता बनर्जी ने सोमवार को विधायक संदीपन साहा और ऋतव्रत बनर्जी को पार्टी से निष्कासित कर दिया था। दोनों नेताओं ने शिकायत की थी कि विधानसभा में नेता विपक्ष के चयन से जुड़े प्रस्ताव पर उनके फर्जी हस्ताक्षर किए गए। इस शिकायत के बाद मामला जांच एजेंसियों तक पहुंच गया और अब अभिषेक बनर्जी पर भी दबाव बढ़ता दिख रहा है। 8 जून को सीआईडी ने अभिषेक को पूछताछ के लिए तलब किया है। पार्टी से निकाले जाने के बाद दोनों नेताओं ने खुलकर मोर्चा खोल दिया। बताया जा रहा है कि कोलकाता के विधायक छात्रावास में हुई एक गुप्त बैठक में कई विधायकों को एकजुट किया गया और उसी का नतीजा अब खुले विद्रोह के रूप में सामने आया है। परिस्थिति हुआ था, इसलिए आज इस तरीका से हम लोगों को करना पड़ा। तो जो भी हुआ अच्छा के लिए हुआ, हम लोग किया है। कोई दबाव नहीं था क्योंकि हम लोग थक गए थे। विरोधी दलों ने तो कौन होगा, इस इशू को लेकर हम लोग थक गए थे। हर 3 बार 2 बार हम लोग 3 बार सिग्नेचर किया, एक बार भूल हुआ, 2 बार भूल हुआ, 3 बार भूल हुआ। टीएमसी के भीतर सुलग रही नाराजगी की वजह भी अब खुलकर सामने आने लगी है। सस्पेंड चल रहे नेता रिजू दत्ता का दावा है कि पार्टी के कई विधायक अभिषेक बनर्जी की कार्यशैली और कथित कॉर्पोरेट मॉडल से नाराज थे। उनका आरोप है कि पार्टी में संवाद और लोकतांत्रिक व्यवस्था कमजोर पड़ गई थी। दीदी तो मुख्यमंत्री बन गए तो उनके पास तो जाना उतना पॉसिबल नहीं था, बट अभिषेक दा जो हमारे लीडर थे, जिनका पार्टी था, वो किसी से मिलते नहीं थे, किसी से बात नहीं करते थे। वो युवराज थे और दूसरे पार्टी में भी होता है कि कोई राजा होता है। यहाँ पर हो गया था कि अभिषेक बनर्जी राजा हैं और हम बाकी नौकर हैं। वहीं उधर बंगाल की सत्ता संभाल रही बीजेपी ने भी टीएमसी पर तीखा हमला बोला है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि तृणमूल कांग्रेस अब ताश के पत्तों की तरफ बिखर रही है और पार्टी के भीतर भरोसे का संकट गहरा चुका है। जबकि कांग्रेस ने तंज कसा कि ममता जिस खेल में माहिर थी वही आज उनके साथ हो रहा है। गौरतलब है कि कभी कांग्रेस तोड़कर ममता ने टीएमसी की नींव रखी थी। टीएमसी शिवसेना जैसा इतना पुराना पार्टी हमारे पार्टनर भी रहे और उनका विचारधारा, एक लड़ाई सब था, वो भी टूट गई सत्ता के खेल में परिवार से निकलने के लिए। और ये तो अभी कुछ ही साल आए थे, सत्ता भोगे सब लोगों ने। परिवार से बाहर जाना चाहता है समाज, इसलिए मुझे लगता है ये लड़ाई है परिवारवाद के खिलाफ। अब देखिए होता क्या है। दरअसल बगावत के संकेत पहले ही मिलने लगे थे। 31 मई को ममता बनर्जी ने टीएमसी विधायकों की बैठक बुलाई थी, लेकिन 80 में से केवल 20 विधायक ही बैठक में पहुंचे। 60 विधायकों की गैर मौजूदगी के बाद बैठक टालनी पड़ी। इसके बाद मंगलवार को ममता बनर्जी के धरने में भी कई नेता नजर नहीं आए। अब जब खुली बगावत सामने आ चुकी है तो लग रहा है कि तृणमूल कांग्रेस में लोकतंत्र नहीं बल्कि एक तरफा नेतृत्व हावी था और यही असंतोष आज पार्टी के लिए सबसे बड़ा संकट बनकर सामने आया है। हालांकि ममता के हौसले अभी पस्त नहीं हैं। उन्हें लग रहा है कि पार्टी और उसके कार्यकर्ता अभी भी उनके साथ हैं और इसी को ध्यान में रखकर ममता बनर्जी ने अपने संगठन की सभी समितियों को भंग कर दिया है। संगठनात्मक मूल्यांकन का व्यापक अभियान चलाएंगे, फिर संगठन ढांचे का पुनर्गठन करेंगे। सौरभ दत्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं पश्चिम बंगाल के बहुचर्चित प्राथमिक शिक्षा भर्ती भ्रष्टाचार मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। इसी सिलसिले में ईडी की एक टीम टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी के कोलकाता स्थित आवास पर पहुंची।
ईडी ने पूछताछ के लिए अभिषेक बैनर्जी को आधिकारिक समन जारी करते हुए 15 जून को पेश होने का आदेश दिया है। अब ईडी की टीम अभिषेक बैनर्जी के आवास पर पहुंची है, तब वो घर पर मौजूद नहीं थे। इसके बाद ईडी के अधिकारियों ने उनके आवास पर तैनात सुरक्षा कर्मियों को आधिकारिक समन सौंपा। और पश्चिम बंगाल में सत्ता क्या बदली, टीएमसी शासनकाल में हुए भ्रष्टाचार सामने आने लगे हैं। बंगाल से जैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बताने के लिए काफी हैं कि बंगाल में भ्रष्टाचार और रसूख का खेल किस स्तर पर चल रहा था। कहीं टीएमसी नेता के घर से कारतूस मिल रहा है तो कहीं शिक्षा के मंदिर से दीमक लगा हुआ काला धन बाहर आ रहा है। वहीं कानूनी कार्रवाई का डर कटमनी के ठेकेदारों में भी साफ साफ दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल को भ्रष्टाचार मुक्त करने के वादे के साथ सत्ता में आई भाजपा सरकार एक के बाद एक खुलासे कर रही है। तृणमूल कांग्रेस के शासन में किए गए भ्रष्टाचार और निरंकुशता की कलई लगभग हर दिन खुल रही है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर पहली तस्वीर देखिए, जो टीएमसी नेता जावेद शेख के दक्षिण 24 परगना स्थित घर की है, जहां से भारी मात्रा में आग्नेयास्त्र और कारतूस बरामद किए गए हैं। स्थानीय लोगों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने तलाशी अभियान चलाया, जिसके बाद पुलिस को अवैध असलहे का जखीरा मिला है। अब दूसरी तस्वीर देखिए, कोलकाता के मशहूर सुरेंद्रनाथ कॉलेज की है, जहां नोटों की गड्डियां मिली हैं। कॉलेज में तृणमूल छात्र परिषद के कब्जे वाले 2 कमरों की सफाई का काम चल रहा था। इसी दौरान वहां रखे 2 लावारिस बैग पर नजर पड़ी। बैग खोले गए तो 500 और 100 रुपए के नोटों के बंडल मिले। नेताओं के काले धन को अब दीमक चट कर चुकी है। जो पैसा जनता की भलाई या छात्रों के विकास में लगना था, वो कमरों में बंद होकर दीमकों का निवाला बन गया। अब सवाल ये और तेज हो गया है कि तृणमूल नेताओं के पास ये पैसा कहां से आया। कॉलेज प्राचार्य जामिर अहमद खान का आरोप है कि संचालन समिति के ममता सरकार द्वारा नामित सदस्य और सियालदह क्षेत्र के प्रभावशाली नेता देबाशीष के सहयोगी पारितोष दत्त का इन कमरों पर कब्जा था। दबंगई इतनी थी कि कॉलेज प्रशासन के लिए इनका विरोध करना संभव नहीं था। आरोप है कि देबाशीष इतने प्रभावशाली थे कि छात्रों के लिए बनाए गए 13 कक्षाओं में से 2 कमरों को विश्राम कक्ष में बदल दिया गया था। बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद कानूनी कार्रवाई का डर कटमनी के ठेकेदारों में भी साफ साफ दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि जनता की गाढ़ी कमाई का लूटा हुआ पैसा अब उनको ही वापस किया जा रहा है। सौरभ दत्ता की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और पश्चिम बंगाल के इस बड़े राजनीतिक उलटफेर पर ही आज हमारा विशेष है। टीएमसी पर ममता की पकड़ कमजोर। चर्चा के लिए मौजूद है हमारे साथ धनंजय गिरी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, सुरजीत दास गुप्ता, वरिष्ठ पत्रकार, और साथ ही हमारे हैं मोहम्मद एहतशामुल हक, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और टीएमसी के पक्ष को रखेंगे। एहतशामुल जी, आप ही के पास सबसे पहले आते हैं। ममता बनर्जी की पार्टी, पहले सरकार गई, अब पार्टी गई। इस समय ऋतुपत बनर्जी पार्टी के नेता चुने जा चुके हैं। क्या विकल्प ममता बनर्जी के सामने दिखाई देते हैं? 20 विधायकों के साथ आज ममता बनर्जी टीएमसी पार्टी से दूर दिखाई दे रही हैं। बिल्कुल ऋतु जी, स्पष्ट है जो आज की जो परिस्थिति है। आज जो 60-58 विधायक जो थे, हमारे 80 विधायक में से 58 विधायक जो बागी निकले, और समझ लीजिए कि वो हमारे पार्टी से हट कर करके उन्होंने 58 जो विधायक थे उनके हस्ताक्षर के जरिया से समझ लिए कि वो अपोजिशन लीडर चित्तब्रत को चुना गया है। और ये सर्वसम्मति से हमारे ईश्वर ने मतलब उनको ऑलरेडी रूम भी अलॉटमेंट कर दिया है, रूम भी दे दिया है, और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। तो ये पार्टी की परिस्थिति अभी जो है बहुत ही शोचनीय अवस्था है। एहतशामुल जी, इतना बड़ा विद्रोह पार्टी के भीतर हो रहा था और विद्रोह एक ही चेहरे के खिलाफ है, अभिषेक बनर्जी, और उस विद्रोह को एक लंबे समय से लोगों ने बर्दाश्त करा। 80 विधायकों की संख्या कम नहीं होती है, उसमें से अगर 58 विधायक, हालांकि ऋतुपत बनर्जी का कहना है कि 2 और विधायकों का समर्थन है, तो मान लें अगर 60 विधायक ममता बनर्जी के खिलाफ इस समय जाके खड़े हो गए, तो इतना बड़ा असंतोष ममता बनर्जी क्यों नकार रही थी, क्यों नजरअंदाज कर रही थी? देखिए, ये कहीं न कहीं को लेकर जो भी हमारे विधायक
एहतशामुल जी, आपकी आवाज मुझे पूरी प्रॉपर मिल नहीं रही है। हम एनर्जी को लेकर ये स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहता हूँ, इसको अगर मैनेज कर लिया जाता तो आज ये परिस्थिति नहीं होती। ये कहीं न कहीं समझ लीजिए लोगों में गुस्सा और लोगों में नाराजगी, खासकर अभिषेक बनर्जी को लेकर के, जिस हिसाब से ये प्राइवेट कंपनी के हिसाब से चला रहे थे। पॉलिटिक्स, राजनीति इस हिसाब से नहीं होती। राजनीति के लिए आपको लोगों के बीच में तमाम लोगों को लेके बैठना होगा, लेकिन इन्होंने डिक्टेटरशिप की, तो आज के जो भी हमारे विधायक थे उनको एक्सेप्ट नहीं किया। तो ये तकरीबन एक हफ्ता पहले से इस तरह की परिस्थिति आ गई थी हमारी पार्टी के एहतशामुल जी, बीच। चुनाव से पहले तक आप इसी तृणमूल कांग्रेस का पक्ष रखा करते थे, इसी अभिषेक बैनर्जी की तारीफ किया करते थे। आज जब पार्टी एक भीषण तरीके से टूट गई है तो आपने भी अपना पलड़ा बदल लिया। आप अब कह रहे हैं कि अभिषेक बैनर्जी अराजक थे। बात देखिए, समझना होगा कि डर का भी माहौल होता है, डर का माहौल होता है। इस वजह कर बहुत सारे लोग समझ लिए बोल नहीं पाते थे। तो आज सरकार नहीं, आज हर कोई नेता, हर कोई पार्टी कार्यकर्ता वो बोल रहे हैं जो वास्तविक बात है, जो घटना घट रही है, जो परिस्थिति है, जो देखा जा रहा है पूरे राज्य में। आज जितने भी हमारे कार्यकर्ता, जितना भी हमारे नेता नाराज है, ड्यूटी सिर्फ अभिषेक बनर्जी की वजह कर आई पैक ऐसा एक मतलब समझ लीजिए विश्लेषक किया कि पूरी पार्टी को पैक कर दिया। आई पैक के बगैर कोई भी काम नहीं हो सकता था। आई पैक और समझ लीजिए कि अभिषेक बनर्जी के ही निर्देश पर इतनी बड़ी पार्टी चल रही थी। कहीं न कहीं हमारी नेत्री ममता बनर्जी की ये गलती थी। अगर उस टाइम में इनको ब्रेक किया जाता तो आज ये परिस्थिति नहीं होती, पार्टी में फूट नहीं होता। अभिषेक बैनर्जी की अराजकता को ममता बनर्जी का संरक्षण था, जिसका खामियाजा तृणमूल कांग्रेस या यूं कहें ममता बनर्जी ने अगर अपनी इस पार्टी की एक तरह से दांव पे लगा के उसकी कीमत को दिया है। धनंजय गिरी हमारे साथ हैं। धनंजय गिरी, ममता बनर्जी जिस तरह से इस पार्टी को लेकर आगे बढ़ी थी, ठीक चुनाव नतीजों के बाद से धीरे धीरे टूट बिखराव शुरू हुआ और एहतशामुल हक भी एक उसमें से एक बड़ा उदाहरण दिखाई देते हैं, जो आज कह रहे हैं कि ममता बनर्जी लगातार अभिषेक बैनर्जी की जो अराजकता थी उसे नकारती रही हैं। यानी कि ममता बनर्जी को छोड़ के इस समय न कार्यकर्ता, न नेता, न जनाधार, आज कुछ ममता बनर्जी के पास बचा नहीं। नहीं तो जी यही होता है, टूटेंगे सारे भरम धीरे धीरे। आप देखें इस्तेमामुल हक का क्या अंदाजे बयां बदला है और किस तरह से आई पैक और तमाम चीजें बता रहे हैं, किस तरह से अभिषेक को बता रहे हैं, किस तरह से नारकी बता रहे हैं। यही सच्चाई है और सच धीरे धीरे सामने आ जाता है, हजार पर्दों में भी नहीं छुप पाता है। ममता बनर्जी बहुत उम्मीद से आई थी। एक कत्लो गारत का जो माहौल था बंगाल में, जो उस समय की कम्युनिस्ट पार्टी ने कर रखा था, लोगों ने बहुत उम्मीदें की थी कि महिला है, फाइटर हैं, हमारे लिए अच्छा करेंगी। लेकिन ममता बनर्जी का जो चोला रहा, जो दिखावा रहा कि एकदम सिंपल साड़ी पहनती हैं, चप्पल में चलती हैं, और अभिषेक, अरे अभिषेक को शेष करिए, बाकी आप देख लीजिए, शाहजहां, जहांगीर और अब फिराद हकीम, और उसके अलावा आप नाम गिर देते जाइए, वो पार्थो चटर्जी, मुखर्जी, और उनके गर्लफ्रेंड के यहाँ अरबों रुपए। क्या हो रहा था? आप बेईमानों की, डकैतों की आप रहबर बनी हुई थी। आप एक दिखावा, शो, पंप एंड शो कर रही थी, भाई मैं बहुत ईमानदार हूं, और आपके चारों तरफ लुटेरे भरे हुए थे, चारों तरफ सरकार के लूट रहे थे, जनता को लूट रहे थे, कट मनी का कल्चर था, कत्लो गारत का माहौल था। मुर्शिदाबाद से पलायन हुआ, फिरहाद हकीम ने कहा कि ये तो एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं, राज्य में कौन सा पलायन है। अरे जनता जवाब देती है, समय पर जवाब देती है, समय जवाब देता है, समय को समय देने पर समय समझाता है। बिल्कुल, समय बहुत बदल गया है। धनंजय गिरी जी, तृणमूल कांग्रेस के अगर हम प्रवक्ताओं को बुलाते हैं तो कोई प्रवक्ता नहीं आने को तैयार हो रहा ये चर्चा करने के लिए कि मौजूदा गिरावट के पीछे के कारणों पे बात करने के लिए। हमारे साथ रितु जी उसका एक अंदाजे बयां देखिए। पहले ही लोग आते थे तो जो अंदाजे बयां होता था, लगता था स्क्रीन फाड़ के निकल जाएंगे, जो अंदाजे बयां होता था। अब लग रहा है कि किसी तरह से बोल पा रहे हैं। तो ये जो है लोकतंत्र में, आपको समझना होगा कि लोकतंत्र लोक लज्जा से चलता है, जनतंत्र जनता से चलता है। ये लोग तंत्र से जन को चला रहे थे, लूटतंत्र से लोकतंत्र को चला रहे थे, जनता ने उसका जवाब दिया है। तब ये तिलमिलाए हुए हैं, तब ये घबराए हुए हैं, और इनको देख करके वो नजीर बाकी दलों में भी पेश हो रही है कि उनका क्या होगा। बिल्कुल धनंजय जी, तिलमिलाने से ज्यादा तो घबराहट है, इसलिए तमाम इस्तीफे हो रहे हैं। घबराहट है इसलिए जितने भी कटमनी के तमाम वो ठेकेदार हैं वो इस समय डरे हुए हैं। हमारे साथ सुरजीत भी जुड़े हुए हैं। सुरजीत जी, ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी को बनाया था कांग्रेस से अलग होके, क्या इतिहास एक बार फिर दोहराया जा रहा है ममता बनर्जी के साथ? देखिए, जब कोई एक पार्टी सिर्फ इसलिए बनती है कि किसी और पार्टी को हराना है,
तो उसकी कोई विचारधारा नहीं होती। 2011 में बेशक इसकी जरूरत थी कि सीपीएम का जो शासन था 34 साल लंबा, उसे हटाया जाए, लेकिन उसे हटाने के बाद जब आप प्रशासन में आएंगे, उस वक्त आप किस विचारधारा के तहत आप अपने सरकार को चलाएंगे। हमारे देश में दो स्पष्ट विचारधाराएं हैं। एक तरफ लेफ्टिस्ट है, उनके पास कार्ल मार्क्स की विचारधारा है। एक तरफ बीजेपी है, उनके पास हिंदुत्व की विचारधारा है जो आरएसएस से आती है। लेकिन तृणमूल कांग्रेस हो या फिर दिल्ली में आम आदमी पार्टी हो, इनकी सत्ता के अलावा कोई इनके पास विचारधारा नहीं है। इसलिए क्या होता है, इस सिस्टम के तहत जब चुनावी प्रचार चल रहा था, बंगाल के जो जानकार हैं वो तभी कह रहे थे कि इस बार अगर तृणमूल कांग्रेस हार गई तो हारने के साथ साथ पार्टी पूरी बिखर जाएगी। और वही चीज आपके रिपोर्ट्स में भी दिखा। आपने जो बताया कि 31 मई की जो बैठक हुई थी उसमें 80 में से केवल 20 विधायक आए। अभी भी जो ममता बनर्जी धरना प्रदर्शन कर रही है, वहां से अगर आप पत्रकारों की संख्या हटा दे और आते जाते तमाशाइयों की संख्या अगर हटा दे तो भीड़ बहुत कम है। और आप देखेंगे खासकर ममता बनर्जी के जितनी भी जनसभाएं हुई पूरे चुनावी प्रचार के दौरान, उसमें कैमरा का फोकस सिर्फ उन पर रहता था। कैमरा कभी घूमकर दिखाता नहीं था कि क्राउड कितनी बड़ी है। ठीक। और ये उनकी जो घटती हुई जो लोकप्रियता थी, ये हर जगह पे दिख रही थी। और ये जो सिंप्लिसिटी की बात है वो भी एक ढकोसला था। देखिए, पहले तो लोग कहते थे सिंप्लिसिटी और घटती हुई लोकप्रियता का एक तरह से जनादेश जनता ने जवाब दिया और वो चुनावी नतीजों में दिखाई दिया सुरजीत जी। लेकिन बड़ा सवाल, इसका आप जायजा लीजिए थोड़ा सा, इस बारे में सोचिए कि उनकी जो कुटिया दिखाई जाती है कि देखिए कितनी सिंपल रहती है। आप ये बताइए कि जो बैठकों का कवरेज हमारे पास आया, इतने बड़े बड़े हॉल में सारे जो विधायक बैठे हुए हैं, उस कुटिया के अंदर उतना बड़ा हॉल फिट कैसे होता है? कोई मुझे ये समझा दे कि अगर वो कुटिया में रहती है तो इतनी बड़ी बड़ी बैठकें कैसे करती है उसके अंदर। सुरजीत जी, अब तो ऐसा लगता है कि बात बहुत आगे तक निकल आई है। अब तो ममता बनर्जी के लिए अपनी पार्टी को थामे रहना मुश्किल हो गया है। आज 58 विधायकों के साथ ऋतबत बनर्जी विधायक दल के नेता चुने जा चुके हैं। क्या अब पार्टी का सिंबल, अब पार्टी का नाम, इसको लेकर अब लड़ाई होगी? हम इसका अगर इसी का अगर नमूना देखें तो हम देख चुके हैं महाराष्ट्र में। क्या आपको लग रहा है कुछ वैसा ही दोहराने जा रहा है पश्चिम बंगाल में? जी बिल्कुल, जिस तरह से महाराष्ट्र में जो शिंदे इकाई जो है उनको आखिर शिवसेना का सिंबल मिल गया, चुनाव चिन्ह मिल गया, उसी प्रकार से यदि आप एंटी डिफेक्शन लॉ से बच जाते हैं, 2/3 से अधिक जो आपके पास विधायक हैं उनको साथ लेकर आप निकल जाते हैं, तो फिर उसके बाद सिंबल आप ही का होगा, चाहे अब चुनाव आयोग के नियम के अनुसार चले या संविधान के अनुसार लेकिन चले। उसके लिए जरूरी ये भी है सुरजीत जी, उसके लिए जरूरी है सांसदों की संख्या भी। एहतशामुल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि ये टीएमसी के पक्ष को रख रहे हैं। हम विधायकों के में तो बिखराव को देख रहे हैं। एहतशामुल जी, किस तरह से सांसदों में इस समय क्या चल रहा है? क्योंकि उनकी संख्या, उनकी भी 2/3 मेजॉरिटी की जरूरत होगी। सुरजीत जी, एहतशामुल जी की आवाज मुझे नहीं आ रही, मैं आप ही से इस पे चाहूंगी क्योंकि कुणाल घोष का लगातार ये कहना है कि पार्लियामेंट्री कमेटी को डिसॉल्व नहीं किया गया है। हालांकि तमाम अन्य समितियों को ममता बनर्जी ने डिसॉल्व कर दिया है। तो ममता बनर्जी अभी भी अपने उस एक तरह से आखिरी दाव को जिंदा रखे हुए हैं पार्टी को बचाने के लिए। टेक्निकली देखिए बात तो सही है, लेकिन जो हमारे पास खबरें आ रही हैं तृणमूल कांग्रेस के सूत्रों से कि जो सांसद है तृणमूल कांग्रेस के वो भी एकजुट होकर नहीं रहेंगे। उनमें से बहुत सारे भाजपा को फीलर्स भेज रहे हैं कि हमें शामिल कर लो, जबकि भाजपा की तरफ से स्पष्ट ये घोषणा कर दी गई है कि ये जो मतलब जैसे सत्ता परिवर्तन होते ही जो लोग पलटी मार रहे हैं, इनके लिए हमारे पास कोई स्थान नहीं है। तो ऐसे में अब होगा ये, जो बंगाल के जानकार है उनका कहना ये है कि जो सांसद है टीएमसी के वो भले ही न टूटे, लेकिन पर्दे के पीछे से वो भाजपा के ही समर्थन में खड़े होंगे। तो ऐसे में जब सिंबल पर लड़ाई होगी तब ये लोग किस तरफ वोट देंगे, किस तरफ कहेंगे कि हम हैं, ये स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। धनंजय जी, भाजपा के लिए भी बड़ी अच्छी स्थिति नहीं हो रही है जिस तरह से घटनाक्रम बदल रहा है, क्योंकि उंगलियां भाजपा की तरफ जा रही हैं। नहीं रितु जी, जो एक उंगली अपने भाजपा की तरफ उठा रहा है, 4 उंगलियां उसकी तरफ उठते जा रही हैं, क्योंकि जनता मालिक है ना, लोकतंत्र में जनता मालिक है और जनता जवाब दे रही है। और वहां के उनके नेता, उनके कार्यकर्ता, उनके प्रवक्ता, आप देख लीजिए जो झड़ी लगी हुई है। 2 चीजें होती हैं, एक तो पॉलिसी ड्रिवन पॉलिटिक्स होती है और एक पावर ड्रिवन पॉलिटिक्स होती है। ये तृणमूल का जो मामला था, ये समूल रूप से
पावर डिवीजन पॉलिटिक्स थी, और इसके जो फेविकोल था वो सत्ता थी। सत्ता जाते ही इसके सारे बिखरेंगे, एक करके सारी तीलियां बिखरने लगी, क्योंकि सत्ता का गठजोड़ था। इसमें न कोई विचार था, न कोई व्यवहार था, न कोई इसमें वैचारिक बल था। ये पूरी तरह से अभिषेक तो एक बहाना है। मामला ये है कि ऐसे कितने लोग खड़े हुए हैं, हर गली में, हर चौराहे पर, हर नुक्कड़ पर एक खड़ा है जो कटमनी वसूलता है, हर जगह खड़ा है जो कोई रेत माफिया खड़ा है, कहीं वसूली गैंग खड़ा है, कहीं। अभिषेक बैनर्जी को भी 15 तारीख को ईडी ने तलब किया है। इसी के साथ जिस तरह से सुरजीत भी कह रहे हैं कि अब जब पूरी पार्टी राज्य सरकार में पूरी तरह से खत्म हो चुकी है राज्य में, तो अब सांसदों के लिए भी बड़ा मुश्किल होगा ममता बनर्जी का चुनाव करना। ऐसे में ममता बनर्जी का बड़ा संकट बढ़ गया है। अब पार्टी बचाना ममता बनर्जी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। चुनाव यह है कि टीएमसी को चुने या अभिषेक बैनर्जी को, और टीएमसी बिना अभिषेक बैनर्जी के ही ममता बनर्जी का रुख करना चाहती है, अभिषेक बैनर्जी के साथ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद बात करेंगे हम कुछ और खबरों की। देखते रहिए डीडी न्यूज। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसन हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। बीमारी हुई तो पता लगा कि हॉस्पिटल का बिल ऑफिस के हेल्थ इंश्योरेंस से कई गुना ज्यादा है। काश मैंने हेल्थ इंश्योरेंस लिया होता। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। जब कोई राह नजर न आए, नालसा का साथ पाए, मध्यस्थता से सुलह का रास्ता अपनाए, झगड़े मिटाए, रिश्ते सवारे, सुख शांति से जीवन सुखाए। नालसा, न्याय सबके लिए। कानूनी सहायता के लिए कॉल कीजिए 15100 पर। वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे? So easy! अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। कैसे ले पाएंगे घर? नहीं, आज गर्मी बहुत है ना? यस, बहुत ही ज्यादा। पापा, घर खरीदने की प्लानिंग इज नॉट इजी। विनी, लॉन्ग टर्म सेविंग्स का बेस्ट प्लान बताना। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान। LIC और सेविंग्स? यस, इसमें इंश्योरेंस और फंड्स दोनों में इन्वेस्ट करके गोल्स के हिसाब से सम अश्योर्ड एडजस्ट कर सकते हो। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान, फ्यूचर इंश्योर्ड, ग्रोथ अश्योर्ड। दिल्ली के मालवीय नगर में बुधवार सुबह फ्लरिश स्टे नाम के होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में ज्यादातर विदेशी नागरिक हैं जो सेंट्रल एशिया और अफ्रीकी देशों से हैं। इस घटना पर पीएम मोदी के साथ राष्ट्रपति और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने गहरा शोक व्यक्त किया है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। वहीं हादसे की जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी का गठन भी किया गया है। धधकती आग की ये तस्वीर राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर की है, जहां एक 6 मंजिला इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर बने रेस्टोरेंट में आग लग गई। आग धीरे धीरे होटल के ऊपर की तरफ फैल गई। दिल्ली फायर सर्विस और स्थानीय लोगों के मुताबिक आग रेस्टोरेंट में सुबह 8:50 पर लगी। आग ऊपरी मंजिलों पर बने होटल के कमरों और बेसमेंट तक पहुंच गई। ये बहुत बड़ा और दुखद हादसा है। मैं 8:40 घर से बाहर जैसे मैं निकला, मैंने देखा भयानक मंजर, बिल्डिंग में आग लगी हुई थी बेतादाद। तो खिड़कियों पर बंदे अपने कुकर जो अंदर थे, कुकर और कुछ भी था उनके पास, एसवाइड शीशे नहीं फूटे, तो पत्थरों से शीशे फोड़े गए। और फिर ये साथ वाली दुकान से हमने जीना लिया, रस्सा लिया, जब ऊपर चढ़े हैं। और हम एक बीट ऑफिसर हमारे साथ था जो मौजूद था बेचारा, उसके साथ में हम ऊपर गए छत में। और जब वहाँ से 5 लेडीज उतारी है। जितने लोगों ने यहाँ मदद करी ना सर, उनसे सब कुछ हुआ है, और नहीं तो यहाँ बहुत बड़ा ट्रेजेडी हो जाती। घटना के वीडियो में कुछ लोग जान बचाने के लिए जलती हुई इमारत की 3री और 4थी मंजिल से कूदते हुए नजर आ रहे हैं। इन्हें बचाने के लिए स्थानीय लोगों ने जमीन पर गद्दे भी बिछाए थे। यही मेरे पीछे जो होटल आपको दिखाई दे रहा है B&B के तहत, और यहाँ पर बड़ी संख्या में जो लोग थे वो यहाँ पर मौजूद थे। नीचे यहाँ पर काम चल रहा था, लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे। और आप देख सकते हैं कि इस समय
जो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो यहाँ पर जो साक्ष्य हैं उनको एकत्र कर रहे हैं। अब दिल्ली पुलिस और इसके अलावा दिल्ली सरकार के तमाम विभाग हैं पूरे मामले की जांच कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि ये लापरवाही कहां पर बरती गई, कौन कौन इस लापरवाही का दोषी है। आग की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में जुट गई। कुल 40 लोगों का रेस्क्यू किया गया। कई लोगों की हालत गंभीर है। 8 पेशेंट्स वेंटिलेटर पे हैं, उनका इलाज चल रहा है। वेंटिलेटर पे जो पेशेंट्स हैं मेजॉरिटी ऑफ देम को वही एस्फिक्सिएशन वाली इंजरी हुई है जिसमें स्मोक की वजह से लंग्स में इंजरी हो जाती है। इनमें से माइनर बर्न्स हैं सबके, ज़्यादा डीप बर्न्स नहीं है। एक पेशेंट था जिसके 20-25% से ऊपर बर्न्स थे, वो वेंटिलेटर पे था पेशेंट, तो उसको हमने सफ्दरजंग के बर्न्स वार्ड में शिफ्ट कर दिया है। इस भीषण अग्निकांड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि दिल्ली के मालवीय नगर में लगी आग में हुई जान माल की हानि बेहद दुखद है। अपनों को खोने वाले सभी लोगों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। अधिकारी प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। प्रत्येक मृतक के परिजनों को PMNRF से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी और घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। मालवीय नगर में आग लगने की घटना पर दिल्ली के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि जिनकी लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जांच करके उन्हें तुरंत गिरफ्तार करेगी। उन्होंने कहा कि एक भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा। इसके पास परमिशन होटल रेस्टोरेंट चलाने की थी, कितने कमरों में B&B चलाने की थी, इस सबके कागजों को इकट्ठा किया जा रहा है और जिसकी ये बिल्डिंग है, जिनके लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। पुलिस की टीम्स इसके लिए रवाना कर दी गई हैं। मालवीय नगर के हौज रानी इलाके में हुए इस हादसे के कारणों की जांच पुलिस और फोरेंसिक टीम कर रही है। सबूतों को एकत्रित किया जा रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। मोहित शुक्ला के साथ नीरज सिंह, DD न्यूज। बेहद दर्दनाक हादसे ने लोगों को हिला दिया है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। अकाउंट ब्लॉक मत कीजिए, मैं अभी OTP देता हूँ। शंकर थोड़ा ध्यान से। सर आप थोड़ा ध्यान से। बैंक कभी OTP, पिन या आपकी पर्सनल जानकारी नहीं मांगता। ये फ्रॉड है, फ्रॉड। RBI कहता है OTP या पिन के लिए कॉल या मैसेज आए तो थोड़ा ध्यान से। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए, जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 6 बड़े फैसलों को मंजूरी दी गई है। सबसे बड़ा फैसला ATF एयर टरबाइन फ्यूल को लेकर है। वहीं कैबिनेट ने दिल्ली में पुराने ट्रक और बसों को चलने से बाहर करने और कई बड़े हाईवे प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दी है। पश्चिम एशिया में तनावपूर्ण हालात के चलते एविएशन टरबाइन फ्यूल की कीमतें हाल के दिनों में काफी बढ़ी हैं। अब केंद्र सरकार ने इस दिशा में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। घरेलू विमानन क्षेत्र और हवाई यात्रियों को बढ़ती कीमतों के अतिरिक्त बोझ से राहत देने के लिए ATF प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड को मंजूरी दी गई है। 10,000 करोड़ रुपए के फंड से घरेलू विमानन क्षेत्र को राहत दी जाएगी, जिससे ATF की बढ़ी कीमतों के ये सेक्टर्स बेहतर तरीके से सामना कर सकें और आम यात्रियों पर इसका बोझ न पड़े। ATF प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड में बेसिकली एक सेल्फ सस्टेनिंग रिवॉल्विंग फंड बनाया गया है। सेल्फ सस्टेनिंग रिवॉल्विंग फंड के माध्यम से ATF प्राइस फॉर द एयरलाइन कैरियर्स who want to participate in this, उनको एक स्टेबल ATF प्राइस अभी करंट क्राइसिस के दौरान मिलेगा।
कैबिनेट ने दिल्ली के प्रदूषण को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण फैसला किया है। दिल्ली से पुरानी बस और ट्रकों को हटाने का फैसला किया गया है। इसके लिए 5041 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। दिल्ली में BS4 और उससे पुराने ट्रकों और बसों को आधुनिक बसों और ट्रकों से बदला जाएगा। कई प्रोत्साहन के साथ लागू होने वाली इस योजना के तहत 1.9 लाख ट्रकों, 16,000 बसों को बदलने का लक्ष्य रखा गया है। इसको इंसेंटिवाइज करने के लिए आज कैबिनेट में अप्रूव हुआ रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड ट्रक्स एंड बसेस रजिस्टर्ड इन दिल्ली NCR टू BS6 और EV और CNG व्हीकल्स। केंद्र सरकार ने ओडिशा में रामेश्वर कोणार्क पारादीप कोस्टल हाईवे निर्माण का भी फैसला लिया है, जिसकी कुल लंबाई 160 किलोमीटर होगी। इस परियोजना के लिए 8,301 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। वहीं बिहार में खगड़िया पूर्णिया 4 लेन सेक्शन के लिए 3,936 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। मध्य प्रदेश को सड़क संपर्क के क्षेत्र में बड़ी सौगात मिली है। NH 347B के हिवरखेड़ी, रोशनी, आशापुर, रुधी और देशगांव जुलवानिया खंड के उन्नयन को मंजूरी दी गई है। कुल 4,415 करोड़ रुपए की इस परियोजना में सड़क चौड़ीकरण और 16 किलोमीटर लंबा खरगोन ग्रीनफील्ड बाईपास बनाया जाएगा। This project is for connecting the entire coastal areas of Odisha. रामेश्वर यानी चिलिका के पास में जो है, वहां से पारादीप की ट्रेवल टाइम बहुत कम हो जाएगी। केंद्र सरकार ने तेलंगाना में राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार को बड़ी मंजूरी दी है। NH 63 के आरमोर, जगतियाल, मंचेरियल और NH 563 के जगतियाल करीमनगर खंड को 4 लेन में विकसित करने की स्वीकृति दी गई है। 190 किलोमीटर से अधिक लंबी इस परियोजना पर करीब 7,597 करोड़ रुपए खर्च होंगे। परियोजना पूरी होने पर यात्रा समय में 1.5 घंटे तक की कमी आएगी। यातायात सुगम होगा और क्षेत्रीय आर्थिक विकास को भी गति मिलेगी। शैलेंद्र मिश्र, DD न्यूज, दिल्ली। और न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद बात करेंगे भारत के लिए क्यों बेहद अहम है वेनेजुएला के साथ संबंध, और ऐसे में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति का भारत का 5 दिवसीय दौरा। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। माफ कीजिए। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। दादा कौन सा प्लांट है? टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है। फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ। दादू रुको, लिंक में क्लिक मत करना। क्यों? ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी। ओह, थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल। RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से, और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन, और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए, जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज 3 से 7 जून तक 5 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। दिल्ली में पहुंचने पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। अपनी 5 दिन की यात्रा के दौरान रोड्रिगेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात करेंगी। बैठक के दौरान दोनों नेताओं के बीच ऊर्जा, व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, फार्मा और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विशेष चर्चा होने की संभावना है। ये दौरा ऐसे समय हो रहा है जब भारत वेनेजुएला से कच्चे तेल का आयात बढ़ा रहा है। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग ह्यांग अपनी पहली विदेश यात्रा पर भारत आए हैं। डीडी इंडिया के संवाददाता शुभेंदु घोष के साथ एक विशेष बातचीत में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात, भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में उग्रवाद की चुनौती और अन्य विषयों पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने और क्या कहा, ये देखते हैं इस रिपोर्ट में। တဖြိုင်နဲ့ခုနလှုပ်လို့ရှိရင်တော့အကုန်လုံးရှင်းသွားမယ်လို့ယူဆကျွန်တော်အတန်းအတစ်ခုတွေကျွန်တော်ရှင်းခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်အခုလည်းဒီနေ့ဒီမနက်ကလည်းကျွန်တော်ဆိုရဝင်ကျူးနဲ့ဆွေးနွေးခါမှာလည်းကျွန်တော်ဒီကိစ္စကျွန်တော်ရှင်းပြပါတယ်ကြိုးစားဆောင်နေတယ်လုံခြုံချင်းတွေတိုးတက်ကောင်းမှုလိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ခုနပြောတဲ့ခမားမေးလိုက်တဲ့မိကုန်းမှာတိုင်းရင်းသားနဲ့ပတ်သက်လက်လက်ကဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့တည်ခြင်းအေးချမ်းမှုပြပြတဲ့တည်ခြင်းအေးချမ်းမှုထိခိုက်နေတဲ့ကိစ္စတွေတို့မူစီဝါထိခိုက်နေတဲ့ကိစ္စတွေဟာအများကြီးရောချသွားလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်မကြခင်မှာလည်းဒီဟာကိုအားလုံးအပြီးပြကျွန်တော်တို့ဆောင်းနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအိန္ဒိယထုတ်ကုန်တွေကိုနေဆက်ကုန်သွယ်ရေးတစ်ဆင့်လာနိုင်ဖို့တစ်ချက်ကအိန္ဒိယပြည်သူပြည်သားတွေမြန်မာနိုင်ငံကိုနေဆက်လမ်းပေါင်းဒီနေဆက်ခိတ်ကနေပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုကုလဆက်ဆံနိုင်ဖို့လာဖို့ရဒီနေ့ကတော့ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဦးစားပေးစဉ်းစားမှာပေါ့လေ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 जून को होने वाले दमन दौरे को लेकर पूरे केंद्र शासित प्रदेश में उत्साह का माहौल है। नए सिविल दमन एयरपोर्ट और कई विकास परियोजनाओं के उद्घाटन से पहले शहर में व्यापक स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। स्थानीय प्रशासन के साथ नागरिक भी इसमें बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी दमन की बदली तस्वीरें लोगों में उत्साह भर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 जून को दमन के दौरे पर पहुंचने वाले हैं। इस दौरान वो नए सिविल दमन एयरपोर्ट समेत कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री के दौरे से पहले जिस चीज ने सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान खींचा है वो है पूरे दमन में दिखाई दे रही स्वच्छता और जन भागीदारी की अनूठी तस्वीर। पिछले कई सप्ताहों से स्थानीय प्रशासन और नागरिक मिलकर शहर के हर हिस्से को और अधिक स्वच्छ, सुंदर और व्यवस्थित बनाने में जुटे हैं। सड़कें, सार्वजनिक स्थल, समुद्र तट और बाजार क्षेत्र पहले से अधिक साफ सुथरे नजर आ रहे हैं। इससे लोगों में उत्साह का माहौल है। दिलचस्प बात यह है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी दमन की तस्वीरें लगातार वायरल हो रही हैं, जिनमें लोग अपने शहर की स्वच्छता और विकास कार्यों की सराहना कर रहे हैं। इसके साथ ही स्थानीय लोगों ने सोशल मीडिया में लिखा कि दमन के लोग हमेशा से साफ सफाई पसंद हैं और उनके यहाँ ऐसे सफाई अभियान चलते रहते हैं। दमन के लोग अपने शहर को हमेशा साफ सुथरा रखने का हर संभव प्रयास करते हैं। 5 जूने अपना अहींया दमनमा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पधार्या छे। ए खुशीमां हमारा अहींया स्वच्छता अभियान शुरू कर्युं छे। नरेंद्र मोदी जी जब भी आते हमारे यहाँ पे हमें कुछ न कुछ विकास क्षेत्र में हमें कुछ ना कुछ मिलता है। पूरी बिल्डिंगों को सजाया जा रहा है, सभी रास्तों को एकदम साफ सुथरा बना दिया गया है। अपने अपने आवासीय कॉलोनियों को कलर कर रहे हैं, सजा रहे हैं, रंगोली बना रहे हैं। दमन को एक हवाई अड्डे की जरूरत थी, जो हमारी बहुत जल्दी मांग पूरी होने जा रही है। कई स्थानीय नागरिकों का कहना है कि दमन पहले से ही देश के सबसे स्वच्छ शहरों में गिना जाता रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री के दौरे ने लोगों को अपने शहर को और बेहतर बनाने के लिए प्रेरित किया है। सोशल मीडिया पर कई पोस्ट में ये भावना भी देखने को मिली कि एक नेता की सबसे बड़ी ताकत केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि लोगों को सकारात्मक बदलाव के लिए प्रेरित करना भी होती है। पूरे लोग यहाँ पर सफाई अभियान करे, लोग घर घर जाके पत्रिकाएं बांट रहे। हमने जो सफाई अभियान चला उसमें यहाँ पर आने वाले टूरिस्ट भी हमारे साथ जुड़े। यहाँ पर जो दुकानदार है, यहाँ पर जो बिजनेसमैन है, वो भी काफी एक्साइटेड है। सारी दमन चमक रही है और साथ में जितने अपने गांव के जितने लोकल आदमी है वो बड़े खुश नसीब है कि बार बार अपने प्रधानमंत्री दमन की विजिट के लिए आ रहे हैं। वहीं सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने लिखा कि दमन की स्वच्छता कोई 2 दिन की तैयारी का परिणाम नहीं है, बल्कि वर्षों की नागरिक जागरूकता, प्रशासनिक प्रयासों और स्थानीय सहभागिता का नतीजा है।
उनका कहना है कि स्वच्छता अभियान जैसे मिशनों से साफ तौर पर जमीनी बदलाव दिख रहा है। नए एयरपोर्ट, विकास परियोजनाओं और स्वच्छता अभियान के बीच दमन से सामने आ रही तस्वीरें ये संकेत दे रही हैं कि विकास और जन भागीदारी का ये मॉडल स्थानीय लोगों के बीच उत्साह का विषय बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। विश्व पर्यावरण दिवस यानी 5 जून को शुक्रवार को प्रधानमंत्री का दमन का दौरा, इसे लेकर दमनवासियों में खासा उत्साह दिख रहा है। पिछले 12 वर्षों में विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में भारत नई पहचान बना चुका है। इसके पीछे मोदी सरकार द्वारा उठाए गए कई महत्वपूर्ण कदम हैं, जिन्होंने क्षेत्र में देश के विकास को नई दिशा दी है। डीडी न्यूज के विशेष पॉडकास्ट भारत रिलोडेड में विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इन बदलावों पर विस्तार से बात की। उन्होंने बताया कि कैसे तकनीक के जरिए स्वास्थ्य सुधारों पर जोर दिया जा रहा है। रेयर डिजीजेस, वो जेनेटिक डिजीजेस जो पैदाइश से होती हैं, कभी कभी उनके सिम्टम्स हो सकता है पैदाइश के समय या जन्म के समय जाहिर ना हो, थोड़ा आगे चल करके हो। क्योंकि इन बीमारियों की संख्या बहुत कम हो रहती है, बहुत कम, चाहे वो सिकल सेल एनीमिया है, चाहे वो नीमन पिग डिजीज है, इस तरह के, इसलिए इसको प्राथमिकता भी कम मिलती थी, इसलिए इसके डायग्नोसिस की सुविधाएं भी दुर्लभ थी, इसलिए इसकी दवाई भी बहुत महंगी थी। बिल्कुल। लेकिन कोई छूट ना जाए कोई भी नागरिक हमारे शोध से, हमारी सेवाओं से, तो इसलिए उम्मीद का कार्यक्रम शुरू किया, जिसके तहत लगभग अभी भी 3 लाख ऐसे लोग हैं जिनको इसका लाभ पहुंचा है। साथ ही उन्होंने हर सेक्टर में एआई की बढ़ती भागीदारी और सरकार के द्वारा किए जा रहे काम का भी जिक्र किया। बात करें नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो एक ऐसा टूल है जी, जो अभी इट्स नो लॉन्गर एन ऑप्शन, इट्स ए नेसेसिटी। ये तो इस्तेमाल में होगा ही, चाहे कोई भी क्षेत्र होगा, हेल्थ होगा, कम्युनिकेशन होगा, रिसर्च होगा। और हमने जो कई ऐसे प्रयोग किए हैं जहाँ हाइब्रिड मॉडल बड़े कामयाब साबित हुए। यानी जैसे हमारा CP ग्राम्स है, ग्रीवेंस रिट्रेसल, उसमें हम AI के द्वारा चैटबॉट भी रखा है, AI के द्वारा डिस्पोजल भी होता है, लेकिन डिस्पोजल के बाद शिकायतकर्ता से बातचीत, वार्तालाप एक व्यक्ति करता है। लैंग्वेज मॉडल्स हैं, चाहे लार्ज लैंग्वेज मॉडल, स्मॉल लैंग्वेज, उसका हमने इस्तेमाल किया है। एग्रीकल्चर के लिए अलग बनाए हैं, मौसम विभाग के लिए अलग मॉडल्स बनाए हैं। तो पिछले 12 सालों में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में मोदी सरकार ने किस तरह के बड़े बदलाव किए, उन्हें जानने के लिए जरूर देखिए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का ये पॉडकास्ट। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। गंभीर हार्ट अटैक के बाद रीवा के जिला अस्पताल में भर्ती मऊगंज के गोविंद लाल तिवारी को इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस से भोपाल भेजा गया। वहीं संदीप सिंह को किडनी फेलियर और सांस की तकलीफ से बचाने के लिए सिंगरौली से भोपाल भेजा गया। ये सब कुछ संभव हो पाया प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कुशल नेतृत्व में मध्य प्रदेश में संचालित PM श्री एयर एम्बुलेंस सेवा से, जो रोगियों के लिए वरदान बन गई है। मई 2024 से प्रारंभ हुई इस सेवा से 140 से अधिक लोग हुए लाभान्वित। आयुष्मान कार्ड धारकों को एयरलिफ्ट से लेकर प्रदेश के अंदर और बाहर सभी आयुष्मान मान्यता प्राप्त अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा। गैर आयुष्मान श्रेणी के मरीजों का प्रदेश के अंदर सशुल्क एयरलिफ्ट और शासकीय अस्पतालों में इलाज। सड़क हादसे, औद्योगिक दुर्घटना या प्राकृतिक आपदाओं के घायलों के लिए भी मुफ्त एयर एम्बुलेंस की सुविधा। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा घोषित गरीब से गरीब आदमी की जान बचाने के लिए एयर एम्बुलेंस की सुविधा की जो सौगात दी गई है, वो एक बार फिर हमारे लिए लाभकारी सिद्ध हुई है। कई सारे लोगों की हमने इस तरह से जान भी बचाई है और मदद भी की है। हमारी सरकार गरीब से गरीब आदमी के जीवन में ये मदद करने के लिए तत्पर है। माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस योजना को चला करके गरीबों के लिए एक वरदान सिद्ध साबित किए। PM श्री एयर एम्बुलेंस में प्रशिक्षित डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की व्यवस्था। घर का खर्च चलाने के लिए रोहन की पढ़ाई वाली FD तोड़नी पड़ी और उसके डॉक्टर बनने का सपना भी। काश तुमने जाने से पहले टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया होता। पॉलिसी बाजार ऐप पर 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस सिर्फ 410 रुपए महीने से शुरू। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार सत्ता में अपने 12 साल पूरे कर रही है। इन 12 सालों में मोदी सरकार के तमाम फैसलों से देश विकसित भारत की ओर बढ़ चला है। पिछले 12 सालों में राष्ट्र प्रथम की भावना से मोदी सरकार ने तमाम जन कल्याणकारी कदम उठाए। मोदी सरकार के 12 सालों के कामकाज पर डीडी न्यूज एक सीरीज चला रहा है, जिसमें हम दिखा रहे हैं कि कैसे इन सालों में सरकार के बड़े फैसलों से तमाम क्षेत्रों में बदलाव आए हैं। तो आइए देखते हैं हमारी खास सीरीज विकसित भारत की ओर बढ़ते कदम। बारह साल भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बदलाव, सुधार और रिकॉर्ड उपलब्धियों का दौर। एक ऐसा दौर जिसमें भारत ने सिर्फ विकास की बात नहीं की, बल्कि दुनिया को अपने बढ़ते सामर्थ्य का एहसास भी कराया। दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का सफर तय किया। जीएसटी से लेकर यूपीआई तक की डिजिटल क्रांति, रिकॉर्ड विदेशी निवेश से लेकर स्टार्टअप बूम तक भारत ने बीते 12 वर्षों में नई आर्थिक कहानी लिखी है। आइए इसी कहानी के सफर को तय करिए हमारे साथ और मुझे दीजिए अनुमति न्यूज नाइट में। नमस्कार। 12 साल सुधारों के, संकल्पों के और नए भारत की आर्थिक उड़ान के। साल 2014 में दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश भारत आज ग्लोबल ग्रोथ इंजन बनकर उभर रहा है। अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए आजादी के बाद का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म के तौर पर आया जीएसटी। जीएसटी से देश का टैक्स सिस्टम बदला तो यूपीआई ने डिजिटल क्रांति ला दी और स्टार्टअप्स ने युवाओं के सपनों को नई उड़ान दी और रिकॉर्ड विदेशी निवेश ने दुनिया का भरोसा भारत पर और मजबूत किया। आंकड़े गवाह हैं कि बीते 12 वर्षों में भारत ने सिर्फ विकास नहीं किया, बल्कि विकास का नया मॉडल दुनिया के सामने पेश किया। साल 2014 में भारत दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था, लेकिन लगातार आर्थिक सुधारों और तेज विकास दर के दम पर बीते 12 वर्षों में भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। भारत की जीडीपी आज $4 ट्रिलियन के करीब पहुंच चुकी है। इस बीच भारत की औसत विकास दर दुनिया में सबसे तेज रही। कोविड और युद्ध की मंदी के बीच भी औसतन विकास दर 6.5 से 7% के बीच रही और दुनिया भारत को भविष्य के ग्रोथ के इंजन के तौर पर देख रही है। जीएसटी आजादी के बाद देश का सबसे बड़ा टैक्स सुधार। पिछले एक दशक में वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी ने भारत की टैक्स व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया। पहले अलग अलग टैक्सों की जटिलता से व्यापारियों और ग्राहकों दोनों को परेशानी होती थी, लेकिन जीएसटी आने के बाद एक देश एक टैक्स व्यवस्था लागू हो गई। इससे टैक्स प्रक्रिया आसान, पारदर्शी और ऑनलाइन बन गई। छोटे व्यापारियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ने का अवसर मिला और टैक्स चोरी पर भी काफी हद तक लगाम लगी। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू होने के शुरुआती दौर में औसत मासिक कलेक्शन लगभग 85,000 करोड़ रुपए से 95,000 करोड़ रुपए के बीच हुआ करता था। 12 वर्षों के बाद साल 2024-25 में औसतन हर महीने 1,84,000 करोड़ रुपए से ज्यादा जीएसटी संग्रह हुआ। वित्त वर्ष 2025-26 में जीएसटी कलेक्शन 22 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा। सिर्फ अप्रैल 2026 में ही जीएसटी कलेक्शन 2,42,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। यूपीआई एक नई डिजिटल क्रांति का सूत्रपात। इन 12 वर्षों में भारत में एक और बड़ा आर्थिक सुधार हुआ। भारत ने पूरी दुनिया को डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक नया मॉडल दिया। ये एक ऐसी डिजिटल क्रांति थी जिसने भारत को दुनिया में अलग पहचान दिलाई। यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस आज भारत की सबसे बड़ी फिनटेक सफलता बन चुका है। 2016 में जब यूपीआई क्रांति की शुरुआत हुई तो साल 2016 में शुरुआत काफी छोटी थी। पहले महीने में केवल 373 ट्रांजैक्शन हुए थे, करीब 21 बैंक इसके साथ जुड़े थे। लेकिन लोगों ने धीरे धीरे इस डिजिटल भुगतान प्रणाली पर भरोसा जताया। पहले ही साल यानी 2016-17 में लगभग 2 करोड़ लेन देन दर्ज किए गए। यही छोटी शुरुआत आगे चलकर डिजिटल क्रांति बन गई और आज यूपीआई दुनिया की सबसे बड़ी रियल टाइम पेमेंट प्रणाली बन चुका है। साल 2025 में यूपीआई में 228 अरब से ज्यादा ट्रांजैक्शंस हुए। इनकी कुल वैल्यू करीब 300 ट्रिलियन रुपए रही। दिसंबर 2025 में अकेले 21.6 अरब ट्रांजैक्शन हुए, जो अब तक का रिकॉर्ड है। अपने कारोबार में सुधारों की वजह से भारत आज विदेशी निवेशकों की पहली पसंद भी बनता जा रहा है। इन इंडिया पीएलआई स्कीम, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों ने
दुनिया का ध्यान भारत की ओर खींचा। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत में रिकॉर्ड $94.5 बिलियन का FDI आया, जो 17% की बढ़ोतरी है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो और सेमीकंडक्टर सेक्टर में निवेश तेजी से बढ़ा। और अब बात करते हैं भारत के नए सपनों की, यानी स्टार्टअप इंडिया की। स्टार्टअप इंडिया, आत्मनिर्भर बनते युवाओं की नई ताकत। 2016 में शुरू हुई स्टार्टअप इंडिया पहल ने देश के युवाओं को नौकरी मांगने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बना दिया। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। देश में मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स की संख्या 2,23,000 से ज्यादा हो चुकी है। इन स्टार्टअप्स ने 23 लाख से ज्यादा प्रत्यक्ष नौकरियां पैदा की। सिर्फ वित्त वर्ष 2025-26 में 55,200 से ज्यादा नए स्टार्टअप्स को मान्यता मिली, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इन 12 वर्षों में भारत की तस्वीर सिर्फ आंकड़ों में नहीं बदली, बल्कि सोच में भी बदलाव आया। आज भारत सिर्फ दुनिया का बड़ा बाजार नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे भरोसेमंद ग्रोथ स्टोरी बन चुका है। और यही वजह है कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य हो या फिर विकसित भारत 2047 का सपना, भारत अब सिर्फ सपने नहीं देख रहा, बल्कि उन्हें तेजी से हकीकत में भी बदल रहा है।